मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी प्रिय श्रोताओं एवं प्रिय छात्र छात्राओं एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सत्र में हम बात करेंगे आंग्ल अफ़गान संबंधों के विषय में। इसके पूर्व की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से आंग्ल अफ़गान स्थिति थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरह से त्रिदलीय संधि हुई थी शाह शुजा, अंग्रेज और रणजीत सिंह तक, यहाँ तक की घटनाओं पर हमने चर्चा की थी। किस प्रकार से अफ़गान नीति अपनाई जाती थी, इसके ऊपर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे शिमला घोषणा से। शिमला घोषणा वस्तुतः युद्ध की ही घोषणा थी। सेना हेतु मार्ग की समस्या उत्पन्न हुई कि किस प्रकार अफ़गानिस्तान तक अंग्रेज़ों की सेना जाए, क्योंकि बीच में अन्य राज्य स्थित थे। उनको किस प्रकार पार किया जाए। दो रास्ते थे जाने के, एक पंजाब होकर जाता था और दूसरा मार्ग सिंध से होकर जा सकता था। किस प्रकार से रास्ता निकाला गया। सैन्य अभियान अंग्रेज़ों का किस प्रकार सफल रहा। शाह शुजा को अमीर बनाने हेतु अभियान किया गया था, इसमें किस प्रकार से इनको सफलता प्राप्त हुई और यह सफलता अधिक स्थायी न रह सकी। अफ़गानों का विद्रोह शुरू हुआ, उसके क्या कारण थे। अंग्रेज उसमें बुरी तरह से पराजित हुए। किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। अकबर खां से, जो कि दोस्त मोहम्मद का पुत्र था, उसके साथ संधि की क्या शर्तें थीं। मैकनॉटन की हत्या कर दी गई। नवीन संधि के लिए अंग्रेज़ों को बाध्य किया गया और इसके पश्चात अंग्रेज़ों की वापसी हुई। अंग्रेज़ सेना का हत्याकांड हुआ, मार डाले गए सारे के सारे। क्या परिस्थितियां थीं। उसके पश्चात एलन बरो को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसने किस नीति का पालन किया। काबुल, गजनी और कंधार से सेना वापस बुलाई गई और किस तरह से इन तीनों जगहों पर अत्याचार किया गया। गजनी को किस प्रकार से, कंधार को किस प्रकार से और काबुल के बाज़ार को किस तरह से नष्ट किया गया, वहाँ के लोगों को कष्ट दिया गया और अंग्रेज़ सेना वहाँ से वापस बुलानी पड़ी। इस तरह की पूरी स्थितियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शिमला घोषणा पत्र से। सन 1838 में अक्टूबर के महीने में लॉर्ड ऑकलैंड ने शिमला में एक घोषणा पत्र जारी किया। वस्तुतः यह युद्ध की ही घोषणा थी। युद्ध की ज़रूरत के ऊपर जोर देते हुए इस घोषणा में कहा गया कि इस घोषणा का उद्देश्य है कि अफ़गानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में एक शत्रु शक्ति के स्थान पर मित्र शक्ति की स्थापना हो और हमारे उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण की योजनाओं के विरुद्ध स्थायी दीवार कायम हो। ये इसका मुख्य अंश था और इससे अर्थ यह था कि वे ये कहना चाहते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में शत्रु के स्थान पर मित्र की स्थापना करनी है और यह युद्ध के द्वारा होना था। तो इस तरह से यह युद्ध की घोषणा थी। अब समस्या थी कि युद्ध के लिए आक्रमण करना था। आक्रमण के लिए अंग्रेज़ों की सेना किस प्रकार अफ़गानिस्तान तक पहुँचे। सेना हेतु मार्ग की समस्या। लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष अफ़गानिस्तान तक सेना भेजने हेतु मार्ग की समस्या थी। वह किस मार्ग से सेना वहां तक पहुंचाए। भारत से वहां तक पहुंचने हेतु पहला मार्ग पंजाब से होकर जाता था, दूसरा मार्ग सिंध से होकर अफ़गानिस्तान तक जाता था। पंजाब की ओर से जाने वाले मार्ग हेतु महाराजा रणजीत सिंह की सहमति आवश्यक थी, किंतु महाराजा रणजीत सिंह इस बात हेतु सहमत नहीं थे। अंग्रेज़ों की सेना को, यद्यपि उनके मित्र थे अंग्रेज़ों के, लेकिन अपने देश से, अपने क्षेत्र से अंग्रेज़ सेना को जाने देने के खिलाफ थे। शक्तिशाली थे, इसलिए उनसे दुश्मनी लेना भी ठीक नहीं समझा अंग्रेज़ों ने। दूसरा मार्ग था जो सिंध की ओर से अफ़गानिस्तान तक जाने का था, किंतु इसका विरोध सिंध के अमीरों के द्वारा भी किया गया था। पूर्व में संधि हो चुकी थी। उस संधि में सिंध के मार्ग का प्रयोग मात्र व्यापारिक उद्देश्यों से ही हो सकता था। ये संधि की शर्तों में था अंग्रेज़ों के साथ। सेना वहाँ नहीं भेजी जा सकती थी, किंतु ऑकलैंड ने दोनों में तुलना करके देखा और यह पाया कि सिंध में दबाव डालकर कार्य किया जा सकता है, किंतु
महाराजा रणजीत सिंह पर दबाव नहीं डाला जा सकता। इस कारण से ऑकलैंड ने सिंध के अमीरों पर दबाव डालकर उनसे सहमति प्राप्त कर ली और उस मार्ग से सेना को आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान की ओर भेजा गया। अब हम देखेंगे सैन्य अभियान किस प्रकार से हुआ। आक्रमण हेतु अंग्रेजों की सेना पंजाब राज्य में फिरोजपुर में एकत्र हुई। इस सेना को सिंधु सेना का नाम दिया गया। सेनापति सर हेनरी फेन थे, किंतु उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और इसके कारण उनके स्थान पर सर जॉन कीन को सेनापति बनाया गया। एक सेना कंधार की ओर से और दूसरी सेना पेशावर की ओर से खैबर दर्रे से आगे बढ़ी। यह बोलन दर्रे को पार कर 26 मार्च 1839 को क्वेटा पहुंची तथा उसने अप्रैल में कंधार पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया। शाह शुजा भी मार्गदर्शन कर रहा था क्योंकि वह अफगानिस्तान का निवासी था और पूर्व अमीर था। जुलाई में गजनी पर आक्रमण कर उसे फतह किया गया और 7 अगस्त 1839 को काबुल पर आक्रमण कर दोस्त मोहम्मद को पराजित कर दिया गया। दोस्त मोहम्मद ने अपनी पराजय को निश्चित मानकर नवंबर 1839 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसे बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर कोलकाता या कलकत्ता उस समय भेज दिया गया। शाह शुजा अंग्रेजों के संरक्षण में काबुल में अफगानिस्तान का अमीर बन गया। अलेक्जेंडर बर्न्स को उसका सहायक बनाया गया और मैकनॉटन इसका मुख्य परामर्शदाता बना। मैकनॉटन रेजिडेंट नियुक्त हुआ। अब तक अंग्रेजों की नीति पूर्णतः सफल प्रतीत होती रही। शाह शुजा को सत्ता की प्राप्ति हो गई, किंतु यह भी कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया कि वह अंग्रेजों की शक्ति पर ही शासक बना रह सकता है, क्योंकि वह एक अयोग्य व्यक्ति था। इस कारण शाह शुजा की रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना का एक भाग काबुल में छोड़ दिया गया। जनरल नॉट, कर्नल सेल, मैकनॉटन और बर्न्स को काबुल में छोड़ा गया। शेष अंग्रेजी सेना भारत वापस आ गई। यह अंग्रेजों की भूल थी। अंग्रेजों को पूर्ण विजय प्राप्त हुई, किंतु स्थिति में तीव्रता के साथ परिवर्तन प्रारंभ हो गया। विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न होने लगीं। अफगानों का विद्रोह देखेंगे किस प्रकार शुरू हो गया। यद्यपि अंग्रेजों के सहयोग से शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक बन गया, किंतु वह अफगानों की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सका। शाह शुजा से अफगानिस्तान की जनता घृणा करती थी, क्योंकि उसने अपने देश की सत्ता विदेशियों या कहें अंग्रेजों को सौंप दी थी। अतः स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी अफगान उसके विरोधी हो गए। शाह शुजा का उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। इन परिस्थितियों में भी अंग्रेजों ने लगातार गलतियां की। उन्होंने बाल हिसार का किला था जहां पर अंग्रेजों की सेना रह रही थी, उसे अंग्रेजी सेना ने छोड़ दिया और शाह शुजा को उस किले को सौंप दिया गया। अंग्रेजी सेना असुरक्षित खुले मैदान में रहने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को काबुल, गजनी, कंधार और जलालाबाद इन 4 भागों में बांट दिया। एक तो आधी सेना पहले ही अंग्रेजों की वापस जा चुकी थी भारत। आधी जो सेना बची थी उसको 4 अलग अलग सेनापतियों, 4 अलग अलग नेताओं के या कमांडरों के अधीन छोड़ दिया गया, बांट दिया गया। काबुल, गजनी, कंधार और जलालाबाद में वितरित कर दिया गया। यह भी उनकी दूसरी बड़ी भूल थी, क्योंकि आवश्यकता अनुसार अंग्रेज सेना एक साथ आगे चलकर नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर यातायात और संचार के साधन विकसित नहीं थे। आसानी से वहाँ तक आना जाना संभव नहीं था और इसका खामियाजा अंग्रेजों को आगे चलकर भुगतना पड़ा। अंग्रेज सैनिकों के द्वारा अफगान स्त्रियों के साथ लज्जापूर्ण व्यवहार किया गया। इन सब घटनाओं से अंग्रेजों की स्थिति अफगानिस्तान में लगातार दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अफगानिस्तान में अंग्रेज सेना की आवश्यक वस्तुओं और रसद की पूर्ति से, क्योंकि सेना बड़ी थी इसलिए उनके लिए रसद की पूर्ति करनी होती थी, आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध करानी होती थी। दैनिक वस्तुओं की कीमतें अफगानिस्तान में तेजी के साथ बढ़ने लगीं। इसका कुप्रभाव अमीर और गरीब दोनों जनता पर पड़ा। इससे अफगानिस्तान या अफगान जनता अधिक रुष्ट हो गई।
अंग्रेजी सेना पर अफगानिस्तान की ओर से जो धन व्यय हो रहा था, उससे पूर्वी अफगानिस्तान के सरदारों को जो धन दिया जा रहा था उसमें कटौती की गई। इससे उनकी भी नाराजगी अंग्रेज़ों के प्रति बढ़ने लगी। 2 नवंबर 1841 को विद्रोहियों ने अलेक्जेंडर बर्न्स और उसके भाई तथा लेफ्टिनेंट ब्रॉडफुट की निशंसतापूर्वक हत्या कर दी। जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि खुले मैदान में सेना रह रही थी। जनरल नॉट यातायात के साधनों के अभाव के कारण कंधार से आगे नहीं बढ़ सका। जनरल सेल जो गंडमक में था, भयभीत होकर जलालाबाद की ओर प्रस्थान कर गया। फलतः 23 नवंबर को अफगान सेना ने अंग्रेज़ों को बेमरू नामक स्थान पर बुरी तरह से परास्त किया। अकबर खां, जो दोस्त मोहम्मद का पुत्र था, ने काबुल का घेरा डाल दिया। इन परिस्थितियों में विवश होकर अंग्रेज रेजिडेंट मैकनॉटन ने 11 दिसंबर 1841 को अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए। अकबर खां एवं अंग्रेज़ों की संधि देख लेते हैं। क्या संधि हुई थी? 11 दिसंबर 1841 को हुई इस संधि की शर्तें अधोलिखित थीं। पहला, दोस्त मोहम्मद काबुल के सिंहासन पर विराजमान होगा, उसे आरूढ़ किया जाएगा। दूसरा, अंग्रेज शीघ्र ही अफगानिस्तान छोड़ देंगे, चले जाएंगे अंग्रेज यहाँ से। दोस्त मोहम्मद सहित अन्य सभी अफगान बंदियों को अंग्रेज मुक्त करेंगे। शाह शुजा को पेंशन देकर अफगानिस्तान में रहने अथवा अंग्रेज़ों के साथ भारत जाने की छूट होगी। अकबर खां अपने संरक्षण में अंग्रेज सेना को अफगानिस्तान की सीमा से पार पहुंचाएगा। ये महत्वपूर्ण शर्त थी। इस पर जोर डालकर कार्यवाही अंग्रेज़ों को करवानी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं हो सका। 4 अंग्रेज अधिकारी सुरक्षा स्वरूप अफगानों के पास रखे गए कि कहीं अकबर खां उन्हें छोड़ने जाए और पलटकर अंग्रेज उन पर आक्रमण न कर दें, उनसे बदला न लें। इसलिए 4 अंग्रेज अधिकारी सुरक्षा स्वरूप अफगानों के पास रहेंगे। वो वापस आकर सुरक्षित होने पर इनको छोड़ देंगे। अंग्रेज़ों की सहमति के बिना अफगान किसी अन्य से संधि नहीं करेंगे। इस तरह की संधि हो चुकी थी। ऐसा लगा कि अब अंग्रेज़ों और अफगानों के बीच शांति कायम हो जाएगी और सुरक्षापूर्वक अंग्रेज अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। यह संधि एक तरह से उन परिस्थितियों में उचित थी और उन्हें उसी के शर्तों के अनुसार वापस निकल जाना चाहिए था। किंतु हम देखते हैं मैकनाटन की हत्या एवं नवीन संधि हुई। 1 जनवरी 1842 को मैकनाटन अकबर पर, क्योंकि यह विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने उपरोक्त संधि के बावजूद अन्य अफगान सरदारों से भी संपर्क किया और संधि वार्ताएं प्रारंभ कर दी और अफगानों में परस्पर फूट डालने के प्रयास किए। इन परिस्थितियों में मैकनाटन नवीन संधि करना चाहता था और वह अकबर खां के पास पुनः गया। अकबर खां को इसकी पूरी जानकारी थी। क्रुद्ध अकबर खां के द्वारा उसकी हत्या करा दी गई। अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा मजबूर होकर नई संधि करनी पड़ी, नई शर्तें स्वीकार करनी पड़ी, जो और भी अधिक अपमानजनक थी। अंग्रेज अपनी समस्त युद्ध सामग्री, तोप, गोले, बारूद अफगानों को सौंप देंगे। ये नई शर्त पुरानी शर्तों के साथ जोड़ी गई। राजकोष, पूरा का पूरा राजकोष अफगानों को सौंप देंगे। 14 लाख रुपए अफगानों को अलग से देंगे। अंग्रेज अफगानिस्तान छोड़ देंगे। इसमें जो पहली शर्त थी कि अपनी समस्त युद्ध सामग्री, तोप, गोला, बारूद अफगानों को सौंप देंगे, यह पहले ही देने की शर्त थी कि यह देने के बाद ही अंग्रेज सेना यहाँ से आगे जाएगी। यहाँ पर ये बड़ी त्रुटि की गई और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अंग्रेजों की वापसी एवं हत्याकांड। अपनी युद्ध सामग्री अंग्रेजों ने अफगानों को सौंप दी, निहत्थे हो गए। 6 जनवरी 1842 को अंग्रेज सेना, जिनकी संख्या 16,000 बताई जाती है, भारत की ओर रवाना हुई। अफगानों के द्वारा विश्वासघात किया गया तथा लौटती हुई अंग्रेज सेना पर स्थान स्थान पर बंदूकों और हथियारों से गोलाबारी की गई। एक एक करके कई आक्रमण हुए और पूरी की पूरी सेना मार डाली गई। अफगानिस्तान से पीछे हटना
पूर्ण पराजय बन गया और पूर्ण पराजय ने कत्ले आम का रूप ले लिया। केवल एक व्यक्ति, डॉक्टर वाइडन, जो 1 सप्ताह पहले वहाँ से निकल चुका था, वही इसकी खबर देने के लिए, दुखद घटना का समाचार सुनाने के लिए जलालाबाद तक पहुंच सका। शेष जो 120 अंग्रेज बच पाए थे वह अकबर खान की हिरासत में थे। उन्होंने लगता है परिस्थितियों को भांप लिया था, अपने को बीमार बताया था, वास्तव में कुछ बीमार भी थे। वो अकबर खान के पास थे, वो बच गए थे। अंग्रेजों के सम्मान की रक्षा केवल नॉट ने, जो कंधार की रक्षा की थी, कंधार में था, और जनरल सेल ने जलालाबाद में था, इन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा की। बाकी गजनी और काबुल के क्षेत्र में पूरी तरह से इनको पराजित होना पड़ा और वहाँ की सेना, काबुल की सेना, गजनी में जो सेना थी 16,000 की, वो पूरी की पूरी मार डाली गई। इसके पश्चात जब ये खबर इंग्लैंड तक पहुंची तो लॉर्ड ऑकलैंड को पद से हटाकर तुरंत वापस बुला लिया गया। लॉर्ड ऑकलैंड को 1842 में इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। उसके स्थान पर लॉर्ड एलनबरा भारत आया। उसने अंग्रेज सेना को अफगानिस्तान से हटाने का निर्णय लिया, किंतु साथ ही वह कंपनी की शक्ति या अंग्रेजों की शक्ति को भी प्रदर्शित करना चाहता था, दिखाना चाहता था। सीधे तौर पर कहें तो बदला लेना चाहता था अफगानों से, तथा अंग्रेजों के अपमान का बदला लेने के कारण एक बार पुनः युद्ध हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहता था। इस स्थिति में अंग्रेजी सेना को गजनी तथा काबुल होते हुए वापस आने का सुझाव दिया गया। कुछ मदद यहाँ से भेजी गई, जनरल पोलक को भेजा गया। ब्रिटिश सेना ने गजनी और काबुल पर एकजुट होकर धावा बोला। काबुल पर ब्रिटिश झंडा फहराया गया तथा काबुल के बाजार को, जो मध्य एशिया का बहुत बड़ा व्यापार या सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था, बारूद से उड़ा दिया गया। आगजनी वहाँ पर की गई। वहाँ के निवासियों को भी असीम कष्ट दिया गया, आक्रमण किया गया तथा अंग्रेजों का बदला लिया गया। जनरल पोलक की सेना ने अकबर खां के ऊपर भी आक्रमण किया। नेहनीज नामक स्थान पर युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया गया। जनरल नोट ने भी गजनी विजय कर उसे नष्ट किया, नगर को नष्ट किया गया, आगजनी की गई, कत्लेआम भी किया गया तथा महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ के मुख्य द्वार को वहां ले जाया गया था। कथित रूप से उसे वापस लाया गया। यह आज भी आगरा के दुर्ग में रखा हुआ है। यद्यपि यह सोमनाथ मंदिर का मुख्य द्वार नहीं स्वीकार किया जाता, किंतु प्रतिहिंसा की भावना से अंग्रेजों ने यह समस्त कार्यवाही की थी तथा अंग्रेज सेना भारत वापस लौट आई। गवर्नर जनरल ने स्वयं फिरोजपुर से लौटती हुई सेना का स्वागत किया। एलनबरो ने स्वयं शिमला में घोषणा की कि जिसमें ऑकलैंड की नीति की कटु आलोचना की गई। उसने स्पष्ट कर दिया कि गवर्नर जनरल अफगानों के द्वारा स्वीकृत ऐसी सरकार जो पड़ोस के राज्य के साथ शांति बनाए रखने की इच्छुक हो और उसके योग्य हो, स्वेच्छा से स्वीकार करने को तैयार हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हम इसको स्वेच्छा से उस सरकार को स्वीकार करने को तैयार हैं। दोस्त मोहम्मद को मुक्त कर दिया गया। वह पुनः अफगानिस्तान का अमीर बना। अपनी मृत्यु 1863 तक वह अफगानिस्तान में शासन करता रहा। इसके पूर्व ही शाह शुजा मारा जा चुका था। इस तरह से प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ, जो अंग्रेजों के भयंकर अपमान, नरसंहार, धन जन की अपार हानि के साथ संपन्न हुआ। अंग्रेजों ने यह जाहिर करने का प्रयास किया, अवश्य किया था अंत में, कि हमने बदला ले लिया है, अफगानों को परास्त किया है। लेकिन वे भी इस बात को भली भांति जानते थे कि करारी चोट उनको वहाँ पर पहुँची थी। बड़ी अपमानजनक परिस्थितियों में उनको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। इस कारण से कुछ नगरों को नष्ट कर और बदला लेने की भावना का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेज वहाँ से असफल होकर वापस लौटे थे। तो ये प्रथम अफगान युद्ध था। अगले वीडियो में हम अंग्रेजों की असफलता के कारण के बारे में चर्चा करेंगे, उसके औचित्य के बारे में युद्ध के, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। क्या यह युद्ध आवश्यक था या अनावश्यक था, इस पर और अंत में निष्कर्ष के विषय में अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस तरह से प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध अंग्रेजों की वापसी और उनकी असफलता और उनकी अपमानजनक स्थितियों में भारत लौटने के साथ समाप्त हो गया। और
गवर्नर जनरल के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि दोस्त मोहम्मद को छोड़ दिया जाएगा और उन्हें पुनः अफ़गानिस्तान का अमीर बना दिया जाएगा, जो कि पहले ही उस देश का अमीर था।